JEE मेन 8 अप्रैल 2025 इवनिंग शिफ्ट के कुछ और क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं भी, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सो जैसे हम देखते हैं तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर दो डिफरेंट तरह के डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है और इसका 3 है। ठीक है, सो आपको पता है कि ऐसे करेंगे तो इसका डिस्टेंस जो डी था ना, ये जो डिस्टेंस डी है, ये वाला, ये डिस्टेंस दो हिस्सों में ब्रेक हो गया। देखो हाफ हाफ आ गया यहाँ पे, है ना। एरिया ऑफ ईच प्लेट सेम है, वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ये आ गया एरिया, और ये डिस्टेंस आ गया प्लेट्स के बीच। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये K1 बोल देते हैं और दूसरे को K2 बोल देते हैं। इसका K1 5 है, K1 बोल देते हैं, इसको K2 बोल देते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ में बनेंगे दो कैपेसिटर्स, है ना। तो सीरीज़ में फॉर्मूला क्या रहता है इफेक्टिव कैपेसिटेंस का, ये होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और जो सी रहता है आपका वो रहता है एप्सिलॉन नॉट KA/D, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, A एरिया ऑफ ईच प्लेट, D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, और यहाँ से यदि मैं पुट करूँ वैल्यू को, पहले के लिए देखो, अब आप पहले के जब पुट करोगे आप C, तो D की जगह लिखोगे D/2, एरिया सेम है, यही रहेगा, और K की जगह K1। तो शुरू करते हैं, तो ये बन गया आपके पास 1/C इज इक्वल टू, हाँ, या यहाँ से उलट करके इसको लिख दो, 1/C क्या होगा यहाँ से, ये हो जाएगा D/एप्सिलॉन नॉट KA। तो ये बना यहाँ 1/C, वो ऐसे लिखना है, ये लिखो ये वाला। लेकिन D की जगह यहाँ D/2 है, तो ये बन गया D/2 एप्सिलॉन नॉट, K की जगह K1, और आगे एरिया तो सेम रहेगा। चलो आगे, प्लस D/2 एप्सिलॉन नॉट K2, दूसरे की बात कर रहे हैं, एरिया सेम। ठीक है जी। तो यहाँ से यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास कॉमन बनेगा यहाँ से, ये आ जाएगा, देखो यहाँ से 1/, ये आ जाएगा D/, हाँ 2 एप्सिलॉन नॉट, ए कॉमन है, D/2 एप्सिलॉन नॉट, और आगे ए, तो अंदर बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए और यहाँ से C निकालिए फिर। तो फिर आप इसको यहाँ कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा, देखो 1/C इज इक्वल टू, हाँ D/2 एप्सिलॉन नॉट ए, वैल्यूज पुट कर देते हैं सारी। ये चलो इसको बाद में लेते हैं, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और अंदर बचेगा 1/5 प्लस 1/3। K1 K2 की वैल्यूज मैंने पुट कर दी, तो ये आ जाएगा 1/C इज इक्वल टू D/2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ गया 15, और ये आ गया आपके पास 3, और ये आ गया 5। तो ये बन गया आपके पास 1/C इज इक्वल टू, अब आप वैल्यूज पुट कर देते हैं। D की वैल्यू लिखिए 1 ये यहाँ शुरू करते हैं 1, यहाँ D की वैल्यू बोलिए, D की वैल्यू 1.77 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये नीचे दी हुई है 8.85 इंटू 10⁻12। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, मीन्स 4 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर 10⁻2, उसको स्क्वायर करेंगे 10⁻4, ये आ गया। ठीक है जी। और फिर यहाँ बचेगा आपके पास 8/15, ये आ गया। ठीक है, अब यदि यहाँ से आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये देखो, ये तो सीधा कट जाएगा यहाँ से, ये 177 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 885 आ जाएगा। डाटा ऐसा दिया हुआ देखो ना। सो अब यहाँ से 1/C जो बचेगा वो बचेगा आपके पास, ये आ गया 4, 4 बन जाए, आ गया 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, और ये 15 और 5 बचा नीचे, मीन्स 75 बचा नीचे, और ऊपर 10 की पावर्स बची कुछ, 10⁻3, और यहाँ से 10⁻16 हो गया, ऊपर जाके हो गया 10⁻16, ऊपर जाके हो गया 16। तो यदि मैं इसको आगे करूँ तो हो गया 1/C इज इक्वल टू, ये आ गया 75, और ये आ गया 10⁻13। अब मेरे को तो C चाहिए, इसको रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो बन गया 70 10⁻13, है ना। तो ये बन गया 75 इंटू 10⁻13। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1075 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻12, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 7.5, और ये 10⁻12 मीन्स पिको, और आगे फेरेड। तो ये आ गया C आपका।
है ना। अब ये बोल रहा है कि अनदर कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 7.5 पिको फैरेड है वो पैरेलल में जोड़ दिए इस कम्बिनेशन सारे के साथ, इस ऊपर वाला कम्बिनेशन के साथ आगे को, मतलब इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया 7.5, एक 7.5 पिको फैरेड और इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो उसका फिर इफेक्टिव कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐड हो जाएगा, हो जाएगा सी प्लस सी डैश, इसको बोल देते हैं सी डैश। सी हम निकाल चुके हैं, तो बन गया 7.5 प्लस 7.5 एंड दैट इज इक्वल टू, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हो जाएगा 15 पिको फैरेड, ये आ गया। ठीक है, सो यहाँ लिखना था आपने 15 पिको फैरेड। तो ये था क्वेश्चन। बस ऐसे याद रखिए कि जब डिस्टेंस टूटा बराबर हिस्सों में तो दो कैपेसिटर बन गए पैरेलल में, और जब एरिया टूटेगा बराबर दो हिस्सों में, जब इसको ऐसे कट करेंगे, यहाँ इधर एक मीडियम डालेंगे इधर दूसरा डालेंगे, तो फिर ये एरिया जो वो इधर A/2 हो गया, इधर A/2 हो गया, तो भी पैरेलल में दो कैपेसिटर्स हो जाएंगे। ठीक है, जो डिस्टेंस टूटे तो सीरीज़ में, एरिया टूटे तो पैरेलल में, ऐसे याद रखिए, आपका आंसर बड़े आराम से निकल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है रोटेशनल मोशन पे क्वेश्चन है मेरी। ठीक है, सो ए थिन सॉलिड डिस्क है, 1 kg मास इज रोटेटिंग अलॉन्ग इट्स डायमीटर, तो डायमीटर के अलॉन्ग एक डिस्क रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का, वो होता है m/2 डिस्क है ना, ये अपॉन 4 होता है भाई, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए पहले। तो बाकी तो सिंपल ही है, देखो पढ़ो आप, एट स्पीड ऑफ दिस मच, टॉर्क लगाया तो उसका इतना टॉर्क लगाते हैं तो 40 सेकंड के लिए लगाया तो स्पीड इसका बढ़ गया, मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी है शुरू में वो है 18 RPS बनाइए इसका, RPM से R रोटेशंस पर मिनट से रोटेशन पर सेकंड बनाना है, तो डिवाइड करना है 60 से, तो बन जाएगा RPS, तो ये आ गया। सो ये बन गया आपके पास, कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी, RPS मीन्स फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स मतलब, सो आ गई 30, तो आ गई 30, RPS आ गया मीन 30 हर्ट्स आ गई फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी 2πf, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी 2π/μ1। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपके पास 2π × 30, 60π आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, ऐसे फाइनल निकालिए, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। सो अब जब टॉर्क लगा तो इसकी RPM हो गई 1800 से 2100 पे चला गया है, तो 2100/60 RPM का बन गया RPS। ये आ गया आपको, काट के कितना आएगा ये, 6 बन जा 6, 6 3 जा 18, और आगे बचा 3 आ गया 35, 6 3 जा 18 ना जी, और आगे 3 बचा तो 6 5 35 RPS आ गया ये। यहाँ आया था 30 हर्ट्स, तो यहाँ आ गया आपके पास 35 हर्ट्स। सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 2π/μ2, सो आ जाएगा 2π/μ2 की वैल्यू है 35, और आपके पास आ जाएगा 70π। तो बस आपकी इनिशियल और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकल चुकी है, तो आप यहाँ से अब इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल दो। सो v = u + at होता है लीनियर मोशन में, तो यहाँ बन जाएगा vf = इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस at अल्फ़ा t हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, और यहाँ से अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा t हो जाएगा यहाँ से ये माइनस ये, और यहाँ से फिर अल्फ़ा निकालना तो t आ जाएगा नीचे, अब वैल्यू पुट करो, फाइनल 70π - 60π/t, t मीन्स 40 सेकेंड, तो भी आ जाएगा 10π/40, मतलब आ जाएगा π/4 रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, 10 से ये कट गया ना आपका, तो π/4 ही बचा है यहाँ, 70 - 60, 10π/40 मीन्स π/4 रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, तो अल्फ़ा आ चुका है। ठीक है, अल्फ़ा आ चुका है आपका। अब चलते हैं टॉर्क कितना लगा, तो आपको पता है कि F = ma, वो रोटेशनल मोशन के लगाइए, ma = F, m मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I अल्फ़ा = tau। सो यहाँ से अब आपका टारगेट रहेगा कि डायमीटर निकालना है, तो पहले तो आप I की वैल्यू पुट कर देते हैं,
डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर mr²/4 और अल्फ़ा की वैल्यू π/4 और टॉर्क की वैल्यू 25 पाई। ठीक है जी। इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ सो ये आपके पास 25 पाई से पाई कैंसिल। m इसका 1 kg है तो m की जगह लिखेंगे 1, तो यहाँ r² ही बचेगा, यहाँ r²/16 = 25। तो r² आ गया यहाँ से 16 × 25 ऐसे करके, तो r आ जाएगा यहाँ से 16 × 25 रूट, तो आ जाएगा 4 × 5 और ये आ जाएगा 20 मीटर। तो डायमीटर निकाल देते हैं। अब डायमीटर जो होता है वो होता है 20 डबल ऑफ रेडियस, सो 2 × 20 दैट इज़ 40 मीटर। 40 मीटर, तो यहाँ 40 मीटर आंसर आना था इसका। तो इसमें कुछ भी नहीं था, ये डिस्क रोटेट कर रहा है तो उसकी पहले फ्रिक्वेंसी निकालिए, फिर उसकी एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकालिए, फिर टॉर्क लगने से उसकी जो स्पीड थी वो बढ़ गई मीन्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालिए। v/u+at मीन्स ω/F=ω/i+α t लगाइए, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालिए और फिर न्यूटन सेकेंड लॉ रोटेटरी मोशन के लिए लिखिए ma=F। तो m की जगह कौन प्ले करता है यहाँ, m का रोल प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और a की जगह होता है अल्फ़ा मीन एंगुलर एक्सेलरेशन, और फोर्स का रोल प्ले करता है टॉर्क। और वो डिस्क रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का mr²/4 एंड गेट r एंड उसका डबल करेंगे तो विल गेट डायमीटर 40 मीटर विल बी द आंसर। ठीक है जी। सो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन आ गया अभी। तो इस क्वेश्चन में टफ है ये क्वेश्चन, थोड़ा डेरिवेशन टाइप ही क्वेश्चन है ये, है ना। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया गया रैस से नियर एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी -σ। तो पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए। ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है σ/2ε0। ये आपको पता होना चाहिए पहले तो। ठीक है, तो ये आ गया। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ रहता है वो h/p रहता है, जहाँ p मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का और डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ से अब आपने लैम्डा पूछ रहा है बाद में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ को चेंज कर रहे हैं, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। दैट वेरीज एज nth पावर ऑफ टाइम। टाइम के साथ उसका रिलेशन निकालना है। अब बताना है कि n की वैल्यू कितनी आएगी। डी लैम्डा अपॉन dt निकालना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन डिमांड कर रहा है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लैम्डा। सो यदि मैं इसको लिखूँ तो लैम्डा हो जाएगा यहाँ से hp-1। ठीक है जी। सो यहाँ से मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यह आ जाएगा h और ये -1 आ जाएगा इधर को, और यहाँ पावर एक कम करेंगे पावर, तो ये बन जाएगी p की पावर -2 और आगे आ जाएगा डी लैम्डा को dp/dt, बिकॉज p को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कुछ नहीं किया मैंने, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों तरफ। ठीक है जी। सो यहाँ से अब dp/dt तो ma होता है। ठीक है, तो अगले स्टेप में इसको हम ये आपका यहाँ जो डी लैम्डा/dt इज इक्वल टू -h/p² नीचे आ गया, dp/dt होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। p की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो तो p हो जाएगा यहाँ से h/λ। ठीक है जी, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। सो यहाँ से आपका ph, तो यहाँ से p हो जाएगा h/λ, और यदि यहाँ से p हो गया h/λ तो इसको लिख दो, तो आएगा -h/p की जगह लिखो h/λ, से बन जाएगा h²/λ²। ठीक है जी। सो एक h यहाँ कट गया और आगे ma।
तो अब आपके पास यहाँ से डी लेमडा अपॉन डी टी बचेगा माइनस लेमडा स्क्वेयर अपॉन एच इंटू एम ए। ठीक है जी। यहाँ से फिर यहाँ थे हम ना ये। अब यहाँ से आगे देखो आपको कि इन प्लेस ऑफ पी यू कैन राइट एम बी, तो ये बन गया डी लेमडा अपॉन डी टी माइनस एच अपॉन, आप ले सकते हो उसको एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर, बिकॉज पी होता है एम बी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है जी। तो ये आ गया एम ए, एक एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो डी लेमडा अपॉन डी टी आ जाएगा यहाँ से माइनस ए को पहले लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए एच अपॉन एक एम बचा नीचे और वी स्क्वेयर। तो ये आ गया पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, लेकिन टी के साथ वेरिएशन पूछ रहा है ना इसकी कि टी की पावर कितनी होगी, तो यहाँ टी नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया रैस से, सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड में से फोर्स लगना है, वो लगेगा ई और वो लगेगा आपका इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यदि यहाँ से ए निकालें तो आ जाएगा ई अपॉन एम। अब ई की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, तो आ जाएगा आपके पास ई, ये आ गया ई और ये आ गया आपके पास ई की वैल्यू यहाँ से भरते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आगे एक एम भी है तो इसको ऐसे लिख दो। तो ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पुट करना है। और बाकी आपको पता है कि इनिशियली ये रेस्ट में था, सो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है जी, तो वी इज इक्वल टू इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो ए टी। सो अब एक्सेलरेशन की ये वैल्यू और वी की ये वैल्यू यहाँ आपने पुट करनी है। सो देयरफॉर आपका डी लेमडा अपॉन डी टी देखते हैं क्या आता है। एक्सेलरेशन की जगह ये लिखिए माइनस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसका मैग्नीट्यूड सिग्मा, एक ही जगह लिख रहा हूँ मैं वैल्यू, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम हो गया। एच आगे लिख दो। अब एम नीचे वाला एक और है तो एक एम नीचे है तो एम स्क्वेयर हो गया, क्योंकि यहाँ भी एम है ना, तो वी स्क्वेयर, इसका मतलब ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर, ये देखो। सो डी लेमडा, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं यदि, तो डी लेमडा अपॉन डी टी टी से कैसे वेरी कर रहा है ये चेक करो। पहली बात यूनिवर्सली वेरी कर रहा है, बिल्कुल ठीक, तो यूनिवर्सली वेरी कर रहा है और नीचे क्या है देखो टी स्क्वेयर, वो यूनिवर्सली वेरी कर रहा है nth पावर ऑफ टी, तो n निकालना था बेसिकली। n यहाँ n की जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जो आंसर आएगा उसका 2 आएगा, की जगह 2 आ रहा है। ठीक है, और फिर देख लो, आपने कुछ नहीं करना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो फॉर्मूला होता है उसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी पी अपॉन डी टी फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एम में लिख दो। अब यहाँ पे आपने पी की वैल्यू एम भी होती है वो लिख दी, डी लेमडा अपॉन डी टी ये आ चुका है आपका। ठीक है, तो डी लेमडा अपॉन डी टी आने के बाद बिकॉज वेरिएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम जा रहा है, तो टाइम कैसे लाएँ यहाँ से, यहाँ पे टाइम कैसे लाएँ, तो टाइम लाने के लिए फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एम ए इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ से ए निकाल लीजिए, ई की वैल्यू पुट कर दीजिए, और वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियली वो रेस्ट में था ये देखो, सो वी इक्वल टू ए टी, और इस ए और वी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। पुट करने के बाद वेरिएशन देखते हैं टी से कैसे आ रहा है, तो इट इज़ डी लेमडा अपॉन डी टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। सो यहाँ जो पावर थी वो कितनी थी वो ये पूछ रहा था एक्चुअली, सो 2 इज़ द आंसर। तो ये था, चलते हैं आगे। सो एक और ये क्वेश्चन देखो स्प्रिंग पे। So mass 2 kg is attached to one end of the massless spring whose other end is fixed on the wall। देखो भाई ये दूसरा एंड स्प्रिंग का फिक्स है और ये नीचे जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है। स्प्रिंग मास सिस्टम मूव्स ऑन फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल टेबल, ये मूव कर रहा है, मतलब यहाँ फ्रिक्शन का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। द स्प्रिंग्स नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का जो है ये वाला, इसका 2 मीटर है। स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू ये दी हुई है। ब्लॉक इज पुश्ड सच दैट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स 1 मीटर। तो इसमें ये हो गया सिंपल कि
जब आपने ब्लॉक को पुश किया तो जो इनिशियल उसमें कॉम्प्रेशन है, कंप्रेस कर रहे हैं ना इसको, तो जो इनिशियल कंप्रेशन है वो है ये जो दिया हुआ है यहाँ पे आ गया, ये 1 मीटर ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ो एंड देन रिलीज्ड। ठीक है, रिलीज़ करेंगे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये आगे पीछे मूव करेगा। तो द ब्लॉक इज पुश्ड एज दैट, ठीक है हो गया, एंड देन रिलीज्ड एट, ये पढ़िए जरा मेन चीज़, एट डिस्टेंस x मीटर और x लेस देन 2 है। ठीक है, वो तो लेस देन 2 ही होगा फ्रॉम दी वॉल, द स्पीड ऑफ दी ब्लॉक विल बी। तो अब डिस्टेंस x पे जाके वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ था शुरू में, ठीक है, पुश किया तो ये ठीक है मोशन में है ऐसे। तो जब ये डिस्टेंस फिक्स बॉल से बोल रहा है, इधर से दे रहा है डिस्टेंस, इधर से नहीं, तो ये डिस्टेंस यदि x है तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी थी, टोटल तो 2 मीटर थी। ठीक है, तो यदि डिस्टेंस इसने यहाँ x कर लिए, मतलब यहाँ पहुँचा है ये, जैसे इसको पुश करेंगे ना तो इट विल ऑसिलेट, इट विल विन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे ऐसे। सो यहाँ ये डिस्टेंस x है तो ये फिर 2 माइनस एक्स ही बचेगा, तो इसका मतलब कंप्रेशन, फाइनल कंप्रेशन इज़ 2 माइनस एक्स। सो फाइनल कंप्रेशन हो जाएगा 2 माइनस एक्स मीटर, ये आ गया। सो इसमें ये देखना है आपने कि इनिशियल कंप्रेशन ज़्यादा है और 2 माइनस एक्स कम है। ठीक है, सो एक्स इज़ लेस देन 2। ठीक है, तो सिंपली इसमें अब लॉजिक लगाइए कि वेलोसिटी पूछ रहा है यहाँ पे, जब ये ब्लॉक एक्स डिस्टेंस पे है इस फिक्स्ड बाई जो बॉल है यहाँ से। ठीक है, सो यदि मैं आपसे पूछूं कि सिंपली इसको जो वेलोसिटी, इसको जो मतलब काइनेटिक एनर्जी मिली वो क्यों मिली, पहले आपने पुश किया तो स्प्रिंग में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, पुश किया आपने तो स्प्रिंग ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ के एक्स आई स्क्वेयर, ये एक्स आई है और एक्स आई 1 मीटर है, और फाइनल जो थी वो कम थी और वो कितनी थी, हाफ के एक्स फाइनल स्क्वेयर। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी की वजह से इसको काइनेटिक एनर्जी मिली, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वेयर। सो सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है, बिकॉज इनिशियल कंप्रेशन 1 मीटर था, फाइनल कंप्रेशन 2 माइनस एक्स था, इनिशियल कंप्रेशन ज़्यादा था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर हुई वो ज़्यादा थी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम थी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वही किस रूप में अपीयर हुआ, वही आपकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में इसको मिला, और ये यहाँ से फिर बी निकालना है। तो ये बन गया हाफ के की वैल्यू देख लेते हैं, 200 एक्स आई मीन इनिशियल कंप्रेशन 1 मीटर 1 का स्क्वेयर माइनस हाफ के 200 और फाइनल कंप्रेशन इज़ 2 माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू हाफ एम इसका 2 kg है, 2 v स्क्वेयर, बस यहाँ से v निकाल लो, हो गया क्वेश्चन। सो ये रह गया 100 और ये भी रह गया 100, तो ये 100 आ गया कॉमन, 100 आ गया कॉमन और अंदर बचा 1 का स्क्वेयर हो गया 1 माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वेयर है इसका, एक्सटेंशन का स्क्वेयर होता है अभी ये, और ये भी कट गया तो यहाँ बचा वी स्क्वेयर। तो यहाँ से आपको वी हो जाएगा अंडर रूट इस सारे का, और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, और इसका अंडर रूट अलग से लिख दो अंदर, सो आ गया 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, ये आएगा आंसर भाई। वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा आंसर कौन सा है देख लो, दो सेकेंड ऑप्शन इज देयर, यस 100 का मतलब पावर हाफ, ये पावर हाफ है लिखो। तो ये था ओनली, इसमें सिंपल सा ही लॉजिक था, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही था, बस आपको इतना पता होना चाहिए था कि स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वेयर। तो बिकॉज इसमें दो बातें कर रहा है वो, इनिशियल कंप्रेशन फाइनल कंप्रेशन, इनिशियल कंप्रेशन ज़्यादा है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, दोनों का डिफरेंस वही इसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगा। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड वी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट।
अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन जो था बेसिकली, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन नीट में भी आते हैं भाई, वैसा जैसे क्वेश्चन था सिमिलर, और है ये सिंपल, जितना लंबा स्टेटमेंट है उतना ही आसान है भाई, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ए क्यूब हैविंग ए साइड 10 सेंटीमीटर, ये जो क्यूब है भैया, ये क्यूब है सपोज, और 10 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इसका वॉल्यूम बता दो मेरे को कितना होगा। तो वॉल्यूम हो जाएगा 10⁻³ 10 सेंटीमीटर में काम करेंगे, ये 10 इंटू ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड का पावर 3। तो ये आ गया आपके पास 10 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1 बचा, और उसकी पावर है 3, ये आ जाएगा 10⁻⁻3, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है जी। और इसकी डेंसिटी यदि मैं रो ले लेता हूँ, तो यदि इसकी डेंसिटी मैं रो ले लेता हूँ तो इसका मास निकाल लेते हैं फिर, है ना। तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो 10⁻³ इंटू डेंसिटी रो ले लो, ये हो गया इसका मास केजी में। इस क्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं अब। एंड अननोन मास 200 ग्राम, ये 200 ग्राम जो है इसके फिर मैंने केजी बना दिए, तो बन गया 0.2 kg, ठीक है जी। तो यहाँ से फिर क्या हुआ, आगे पढ़ो, ठीक है। वर हंग एट 2 एंड्स ऑफ द यूनिफॉर्म रिजिड रॉड है, ये वाली रॉड है, यहाँ से ये इन दोनों को यहाँ लटका दिया अभी। यहाँ m है मास, और यहाँ 0.2 kg है, ठीक है। और इस रॉड की जो लेंथ है वो 27 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ कि वेज पे रख दिया फिर इसको, रॉड अलॉन्ग विद मासेज में प्लेस्ड ऑन ए वेज, ये। और फिर 200 ग्राम वेट एज क्या बोला, द रॉड अलॉन्ग विद प्लेस्ड ऑन द वेज कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन वेज पॉइंट एंड, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर है, तो टोटल 27 थी, तो आगे को बची इसके सेंटर ऑफ मास तक है ये डिस्टेंस, ये वाली। तो ये कितनी बचेगी भी, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और ये 25 दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक 25, और आगे फिर 20 ये बचेगी 2, बिकॉज ये टोटल कितनी है 27 सेंटीमीटर, ये था, ठीक है। आप पूछ रहे हैं अब क्या हुआ कि नई चीज़ हुई कि व्हीकर को इनिशियली मासेज वर नॉट एट बैलेंस, मतलब इसके ऊपर रखा है इसको, तो बैलेंस नहीं थे वो, ये शायद ऊपर था, ये नीचे था, ये नीचे था, ये ऊपर था, ये ऊपर था, ये नीचे था, ठीक है। बैलेंस नहीं थे ये, ठीक है। तो कैसे बैलेंस किया गया, ए बीकर इज प्लेस्ड बीनीथ, इसके नीचे बीकर रखा गया अननोन मास के नीचे, इसके नीचे। एंड वाटर इज एडेड स्लोली टू इट, इसमें पानी धीरे धीरे भरा गया। एट गिवन पॉइंट मासेज वर इन बैलेंस, मासेज बैलेंस हो गए जब ये जो मास था इसका आधा वॉल्यूम जो था वो वाटर के अंदर था, इस मास का। तो आधा वॉल्यूम दिखा दिया, यहाँ पे चला गया मास के इसके पानी के अंदर ये। तो पूछ रहा है कि डेंसिटी अननोन मास की ज़्यादा है वाटर से, और वाटर की दी हुई है CGS में दी हुई है भी 1 होती है, SI में 1000 होती है, 1000 kg/m²। एंड मास डिडेंट एब्जॉर्ब वाटर एंड वाटर डेंसिटी इज दिस मच, ठीक है। हमें SI में काम करना है, 1000 लिखेंगे हम वाटर की डेंसिटी। सो टेक दी अननोन मास, वो ठीक है। सो अब यहाँ से क्योंकि मैं मास तो यहाँ निकाल दिया, ये जो अननोन मास था ये वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। डेंसिटी मैंने इसके मटेरियल की मान ली रो, ठीक है। अब जैसे इसको पानी में डुबाएंगे तो बियॉन्ड फोर्स लगेगा इसमें, ठीक है। बियॉन्ड फोर्स, अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द ब्लॉक, दैट इज़ बियॉन्ड फोर्स, दैट इज इक्वल टू हटाए गए पानी का वेट, जो इसने डिस्प्लेस किया वाटर, उसका वेट होता है बियॉन्ड फोर्स। अब क्योंकि इसका आधा ही वॉल्यूम अंदर है, ये बताया था इसने, ये हाफ ऑफ द वॉल्यूम इसका अंदर है, तो ये आएगा हटाए गए पानी का वेट, ये आएगा m'(g), ठीक है। ये बोला मैंने बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, हटाया गया पानी का वेट m'(g), ठीक है। m' को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में तोड़ दो m' को, तो वॉल्यूम तो आधा ही अंदर है, तो v/2, और डेंसिटी पानी की सिग्मा ले लो और आगे g, तो ये बन गया फॉर्मूला। तो ये आ गया v/2, v/2 मीन्स ये 10⁻³ और पानी की डेंसिटी है ये रो, सॉरी सिग्मा, और वो मैंने बताया था CGS में 1 है, तो SI में होती है 1000, तो यहाँ SI में काम करना है। और यहाँ आ गया आपका G10, तो ये देखो कितना आ गया, ये बियॉन्ड फोर्स आ जाएगा यहाँ से 10⁻⁴ हो गया ये,
10/2, 5 न्यूटन बियॉन्ड फोर्स लगेगा इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ। ठीक है जी। सो यदि 5 न्यूटन इसको यदि ऊपर की तरफ लगेगा बियॉन्ड फोर्स, तो इसका अपना वेट तो नीचे को है। ठीक है, ये तो इसका mg नीचे को है और बियॉन्ड फोर्स ऊपर को। ठीक है, तो ये आ गया ऊपर की तरफ बियॉन्ड फोर्स, ये 5 न्यूटन। अब यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं बचा है। अब क्या आप करना है इसमें, सिंपली आपने पूछा क्या है कि अननोन मास निकालना है ये वाला। तो भी इसमें आपने ये जो है आपका जो इन फोर्सेस का टॉर्क लेना है अबाउट पॉइंट हो, बस हो गया काम। ये वाला भी होगा, इधर भी होगा मास ये, तो ये वेट हो जाएगा mg 0.2 इंटू जी। ये आ गया mg ना, ये 0.2 मास है, तो ये जी। तो भी 3 फोर्स हैं यहाँ पे, देख लो आप, है ना। बाकी यदि टेंशन होगी इधर को इस रिजिड रॉड में टी, तो इसमें भी इधर को टी होगी, तो बैलेंस हो जाएंगी। तो इन फोर्सेस का आपने टॉर्क लेना है अबाउट पॉइंट ओ, बस दैट्स ऑल, और बैलेंस कर देना है। ठीक है, सो तो टॉर्क लेंगे इस mg का टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही बनेगी, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से। सो बैलेंस करना है आपने इस टॉर्क को अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, सो लेट अस बैलेंस इट। सो बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, तो आप देख लीजिए कितना आया। तो ये देखना है आपने, बैलेंस करना है तो पॉइंट ओ के अबाउट। ठीक है, तो वो सिंपली टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके लिए mg, ये जो नीचे को वेट है इसका mg, सो ये देखो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। सो mg इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में। अब बियॉन्ड फोर्स माइनस होगा इसमें से, सो ये है आपका कितना है 5 न्यूटन। ठीक है, बियॉन्ड फोर्स 5 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना है यहाँ से 2 सेंटीमीटर ही है, तो सेम 2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू ये वाला देखो, हाँ, इस फोर्स का टॉर्क अबाउट पॉइंट हो, तो ये आ गया नीचे को, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गया 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना है 0.2 जी, मतलब ये बन गया आपके पास 0.2 जी है। 0.2 जी लिख देता हूँ इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 25 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अब mg, अब इसकी m की वैल्यू इस ब्लॉक की पुट कर दो। 10⁻³ रो मैंने पहले निकाली थी ऊपर, तो ये अगर 10⁻³ m की जगह लिख रहा हूँ रो डेंसिटी है। ठीक है, रो डेंसिटी है इस ब्लॉक के मटेरियल की, इंटू जी हो गया 10 इंटू 2 इंटू 10⁻² ये। सो यहाँ से अननोन मास ही पूछ रहा है पर वो, ठीक है, -5 इंटू ये हो गया आपके पास 10 इंटू 10⁻², तो ये बन गया आपके पास 10⁻⁻1 ही बचेगा, इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 10⁻²। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगी। यहाँ से डेंसिटी निकाल सकते हो आप इसके मटेरियल की, बस रो ही रहा है यहाँ से, बाकी हो गया सारा काम ये। तो ये देखो कितना बचा, इंटू है 10⁻, यहाँ बचेगा आपके पास -3, यहाँ 1 है, तो -5 हो गया ये, और एक कम हो गया, तो आपके पास बचा 10⁻⁴, और आगे ये बचा रो 2 भी है, -10⁻⁻1 इज इक्वल टू ये बचा आपके पास 2/10 हो गया ना, ये बचा 2 गुना 25, 50 हो गया ये, इंटू 10⁻⁻2, मतलब एक 10 और 10⁻⁻1 ही बचा ये। तो यहाँ से ये बन गया आपके पास
10⁻⁴, ये बन गया 5, मतलब 5/10 हो गया ये, और ये परे जाके हो गया +10⁻⁴, ये तो ये आपके पास आ गया 2 रो 10⁻⁴ इज इक्वल टू, हाँ जी कितना आया ये 5/10 + 1/10, ठीक है जी। सो करते जाओ 2 रो 10⁻⁴ इज इक्वल टू, ये हो गया 6/10, ठीक है जी। सो यहाँ से यदि मैं इसको लिखूँ 2 रो इज इक्वल टू 6 10⁴ आ गया नीचे को, यहाँ से आ गया नीचे को -4, तो 2 रो इज इक्वल टू 2 से ये कट गया 6, 3 बचा, तो रो इज इक्वल टू 3/10 की -3 ही बचेगा नीचे, तो 3 × 10 की 3, और ये आ गया 3000 kg/m², ठीक है जी। ये आ जाएगी इसकी डेंसिटी, ये तो ये जो ब्लॉक जिसका मास m था, क्यूबिकल ब्लॉक था ये, इसकी मैंने डेंसिटी निकाल दी इसके मटेरियल की, ठीक है। सो इसका मास पूछा है, तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, देयरफॉर इसका मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम कितना था इसका, 10⁻⁻, कितना था -3, जो निकाला था ऊपर, ये देखो शुरू में निकाला था ये, इसका साइड 10 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम 10⁻³ बनेगा क्यूबिक मीटर, ठीक है। और डेंसिटी है 3000, तो ये आ गया जी आंसर आपका। तो आ जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻³ हो गया, 3 को अलग लिख दो, तो ये हो गया 1 × 3, और ये हो गया 3 kg, तो दिस 3 kg आंसर था इसका, मतलब इस अननोन मास जो होगा ना, ये क्यूबिकल शेप का जो ब्लॉक है, इसका मास जो है वो निकालने को बोला था। तो थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा है। पहले एक बार दोबारा बता देता हूँ, वॉल्यूम निकालिए इस ब्लॉक का, ये निकल गया, बिकॉज साइड इसकी इसकी थी 10 सेंटीमीटर मीटर³ में, आंसर निकालिए आगे। अब मैंने यहाँ बोला इसका मास क्या होगा, फिर डेंसिटी इसकी रो सपोज कर लेते हैं, तो इसका मास हो जाएगा 10⁻³ रो, ठीक है। और इसके ऊपर बिकॉज इसका हाफ वॉल्यूम इसमें पानी में डूबा हुआ है, तो इसका जो बियॉन्ड फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, वो लगेगा हटाएगा पानी का भार, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मान लो m' इंटू जी, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, आधा ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, आधा ही वॉल्यूम उसका पानी के अंदर है, v/2, और सिग्मा मैंने डेंसिटी वाटर की मान ली, इसको बोल दिया सिग्मा इसको, ये वाली, और ये ऐसा ही निकालेंगे तो आ जाएगी 1000 kg/m², तो ऐसा ही में काम कर रहे हैं हम। तो ये देखो लिख दिया 1000, और जी की वैल्यू 10, वॉल्यूम के लिए ऊपर निकालिए लिखी, तो बियॉन्ड फोर्स आ गया 5 न्यूटन। अभी जो टॉर्क है ना, बैलेंस करना है इसको, तो बैलेंस करना होता है इसमें टॉर्क, तो बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट .0, मेन जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं वो मैंने उसका फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लीजिए। तो ये मैंने बना दिया यहाँ से, तो ये नीचे की तरफ फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो उसे ये है 2 सेंटीमीटर, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क, बियॉन्ड फोर्स अपोजिट है -5 इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² इज इक्वल टू, इसको इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा अबाउट .0, वेट आ गया 0.2 जी, 0.2 इसका मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू ये वाली डिस्टेंस, तो ये बाकी सॉल्व किया और यहाँ से रो की वैल्यू निकाली, तो रो की वैल्यू आएगी 3000 kg/m², ठीक है। तो डेंसिटी इसके मटेरियल का है, इस ब्लॉक जिसका मास m है, इसके मटेरियल का डेंसिटी है 3000 kg/m²। सो अब आपने इसका मास पूछा है इसने, देखो तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इस ब्लॉक का ये है ऊपर, और डेंसिटी अभी निकाली, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3 kg। सो यही था, दैट्स ऑल, ओके देन।